यूपी स्कॉलरशिप का ऑनलाइन फॉर्म आप किस प्रकार से अप्लाई करेंगे, तो चलिए आपको इस वीडियो में प्रिंट तक स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना है। उसके बाद आपके सामने सबसे पहली वेबसाइट आएगी scholarship.up.gov.in। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट पर क्लिक करना है। स्टूडेंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन का, तो आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ST, SC और जनरल कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस लिंक पर क्लिक करना है, और जितने भी OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनको इस लिंक पर क्लिक करना है, और जितने भी माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक के स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट को इस लिंक पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार एक लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा, और अब आपको ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। अपना यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिस जिले में आपका कॉलेज है वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है शिक्षण संस्थान। यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे आपको इसमें अपना कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। और फिर थर्ड ऑप्शन है आपका वर्ग जाति समूह। इसमें सेलेक्ट पर क्लिक करके आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है, इसमें आपको धर्म अपना सेलेक्ट कर लेना है। और फिफ्थ ऑप्शन में आपको अपना नेम फिल कर देना है कैपिटल लेटर्स में। और सिक्स ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, और मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से जो लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको इसमें फिल करना है। और फिर सेवेंथ ऑप्शन है आपका हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। और एट्थ ऑप्शन है हाई स्कूल बोर्ड। आपने हाई स्कूल किस बोर्ड से पास किया था वो बोर्ड आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। और फिर आपका नाइन्थ ऑप्शन है हाई स्कूल बोर्ड का रोल नंबर आपको इस बॉक्स में यहाँ पर आपको फिल करना है। और फिर 10th ऑप्शन और 11th ऑप्शन में आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, और आपका वो पासवर्ड 6 से 12 अंकों या फिर अक्षरों का होना चाहिए। तो आप अपना पासवर्ड कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देना है, और फिल करने के बाद जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और आपने अभी रजिस्ट्रेशन करते टाइम जो मोबाइल नंबर फिल किया उस पर एक OTP आया है, वो OTP आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आपको सबमिट OTP एंड प्रोसेस्ड रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है, और फिर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म का नीचे यहाँ पर आप देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आपको इसका प्रिंट ले लेना है PDF के रूप में। और ये आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर इसको आप नोट कर लीजिए, और आपने अभी जो पासवर्ड बनाया आप उसको भी नोट करके रख लीजिए। उसी के माध्यम से फिर आपको लॉगिन करना है। तो सबसे ऊपर आप देखिए होम का आपको ऑप्शन मिलेगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट होम पर चले जाएंगे। और फिर आपको यहाँ पर स्टूडेंट पे एक बार फिर से क्लिक करना है, और फिर आपको इसमें सेकंड ऑप्शन है फ्रेश लॉगिन का, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर 4 ऑप्शन आएंगे। इसमें आपका जो थर्ड ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लॉगिन करने के लिए एक पेज खुल के आएगा। इसमें आप देख सकते हैं आवेदन का प्रकार आपका फ्रेश है, पाठ्यक्रम का प्रकार यहाँ पर आपका शो हो रहा है, और फिर आपका थर्ड ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। तो इसमें आपने अभी जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो मोबाइल नंबर फिल किया वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड है इसको इस बॉक्स में फिल कर दीजिए, और सबमिट पर क्लिक कर दीजिए, और फिर आप लॉगिन हो जाएंगे। और यदि आप पासवर्ड भूल गए तो क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप नया पासवर्ड अपना जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके स्टूडेंट की डिटेल्स यहाँ पर नीचे शो हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देखिए आपको 3 लाइन ये शो हो रही हैं। इन पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का स्टेटस के ऑप्शन आपके सामने शो हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं तीसरा आपका ऑप्शन है डिजी लॉकर से सत्यापन करें। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करके फिर आपको अपना डिजी लॉकर से सत्यापन करना है। जैसे ही आप डिजी लॉकर से सत्यापन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन है क्लिक हेयर फॉर डिजी लॉकर वेरिफिकेशन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर शो हो रहा है, और उसके नीचे जो आपका कैप्चा कोड है इस कैप्चा कोड को प्लीज इंटर कैप्चा में आपको फिल कर देना है। और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। उसके बाद आपको जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यदि आपका प्लीज इंटर कैप्चा कोड का ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी कैसे सॉल्व होगी इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक OTP आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई OTP फॉर रजिस्ट्रेशन। उस OTP को आपको यहाँ पर इस बॉक्स में फिल कर देना है, और ये जो कैप्चा कोड है
इसको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है और उसके नीचे आपका जो छोटा सा बॉक्स है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपके सामने फिर डिजी लॉकर का कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि साइन इन टू योर अकाउंट। यदि आपका डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है और आप साइन इन किस प्रकार से करेंगे उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं जिनका डिजी लॉकर पर पहले से अकाउंट नहीं बना है उन सभी स्टूडेंट को नीचे यहाँ पर जो साइन अप का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर इस प्रकार का साइन अप का ऑप्शन आएगा। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटर योर आधार नंबर। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिल कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आया है, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। प्लीज इंटर ओटीपी टू कंप्लीट वेरिफिकेशन। इस बॉक्स में आपको यहाँ पर फिल कर देना और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेट योर सिक्योरिटी पिन का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको अपने 6 डिजिट की सिक्योरिटी पिन फिल कर देना है। जिस प्रकार से आप अपना पासवर्ड बनाते हैं सेम वही आप समझिए कि ये आपका डिजी लॉकर अकाउंट का पासवर्ड है। तो आप 6 डिजिट की आप अपना सिक्योरिटी पिन यानी पासवर्ड बना सकते हैं और उसके बाद आपको डन पर क्लिक कर देना है। सिक्योरिटी पिन फिल करने के बाद डन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिजी लॉकर का इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना और फिर आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे। तो इसमें जो आपका ब्लू कलर का ऑप्शन है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डिजी लॉकर से प्राप्त आपके आधार का विवरण यहाँ पर शो हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिजी लॉकर से प्राप्त आधार का विवरण। तो यहाँ पर आपका आधार कार्ड का फोटो शो हो जाएगा और आपके आधार कार्ड की डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। यदि आपकी ये कोई भी डिटेल्स शो नहीं हो रही और ये आपका पूरा ब्लैंक शो हो रहा है तो वो आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर डिजी लॉकर से सत्यापन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4th ऑप्शन है आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शैक्षणिक अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसके बाद आपको अपनी निजी डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपको अपनी बैंक की डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपको अपनी शुल्क संबंधित डिटेल्स फिल करनी है और उसके बाद आपको अपना गत वर्ष की डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने शैक्षणिक विवरण इस बार का फिल करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन है पाठ्यक्रम का प्रकार। तो यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे। तो इसमें से आपको अपना कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे बीए वाले स्टूडेंट बीए सेलेक्ट करेंगे और बीएससी वाले बीएससी और बीएड वाले बीएड और एमए वाले एमए। इसी प्रकार से आपका जो कोर्स है बीए बीकॉम बीएससी या एमए एमकॉम एमएससी कुछ भी आपका जो कोर्स है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कोर्स पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका फिर थर्ड ऑप्शन है वर्तमान पाठ्यक्रम का ब्रांच। तो इस पर आप क्लिक करके अपना ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। जैसे आपने सेकंड ऑप्शन में बीए सेलेक्ट किया था तो आपको थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपका 4th ऑप्शन जो ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना है और जो सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के स्टूडेंट होंगे उनको जहाँ 1 है उसके बगल में सिलेक्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके वो सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद 5th ऑप्शन है क्या प्रवेश आपका लेटरल एंट्री के आधार पर हुआ है, तो आप यहाँ पर नो सेलेक्ट करिए क्योंकि आपका प्रवेश लेटरल एंट्री से नहीं हुआ है। फिर आपका 6th ऑप्शन है आवासीय या फिर दीवा छात्र। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हॉस्टल लिया है केवल वही स्टूडेंट यहाँ पर आवासीय छात्र सेलेक्ट करेंगे और बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी यहाँ पर दीवा छात्र सेलेक्ट करें। फिर आपका 7th ऑप्शन है वर्तमान पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। तो आपका फर्स्ट ईयर में जिस डेट को एडमिशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। और आपका जो 8th ऑप्शन है इसमें आपका इस बार जो वर्तमान सत्र है यानी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो इस बार आपका फर्स्ट ईयर में जिस डेट को एडमिशन हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। और फिर आपका 9th ऑप्शन है विश्वविद्यालय बोर्ड या एफिलिएटिंग एजेंसी का पंजीयन क्रमांक। तो इसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर फिल कर देना है। ये इनरोलमेंट नंबर आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, तो आप अपने कॉलेज में जाएं और वहां पर आपको इनरोलमेंट नंबर मिल गया होगा। यानी आपका बोर्ड से नामांकन किया जाता है और वही आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। तो वो आप अपने कॉलेज से पूछ ले, उसके बाद आप इसमें फिल करेंगे। 10th ऑप्शन आपका अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका 11th ऑप्शन है क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों या फिर मेरिट के आधार पर हुआ है। जैसे आपका
ग्रेजुएशन कोर्स है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट पे क्लिक करके आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका मेरिट के आधार पर नहीं हुआ तो आप नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यस पर ही क्लिक करें। उसके बाद आपका 12th ऑप्शन है पाठ्यक्रम की पात्रता, तो यहाँ पर सेलेक्ट पे करके आप ग्रेजुएशन का कोर्स है BA BCom BSc, तो आपको यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद 13 ऑप्शन है क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश आपका किसी इंट्रेंस एग्जाम को देने के बाद हुआ है, तो यहाँ पर आप नो कर दीजिए और फिर आपके ये आगे के ऑप्शन वर्क नहीं करेंगे। और फिर आपका 19 ऑप्शन है विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता, तो इसमें आप अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की डिटेल्स फिल करेंगे। तो हाई स्कूल के सामने सेलेक्ट ईयर के ऑप्शन पर क्लिक करके हाई स्कूल पास करने का ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, और इंटरमीडिएट के सामने यानी 12th के सामने सेलेक्ट ईयर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप 12th आपने किस ईयर में पास किया वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पूर्णांक क्या था वो आप अलग अलग यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और आपको कितने नंबर मिले हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, और आपके कितने प्रतिशत अंक थे वो आपको यहाँ पर फिल कर देना, और फिर आपने किस बोर्ड से पास किया है वो बोर्ड आप यहाँ पर फिल कर देंगे। और उसके बाद आपने इसके अलावा भी कोई अदर कोर्स किया है तो आप ऐड न्यू रो पर क्लिक करके आप उसको भी नीचे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर जो कैप्चा कोड है आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है, और उसके नीचे आपका ये छोटा सा बॉक्स है सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना और फिर ये आपका ब्लू कलर का हो जाएगा। फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे निजी डिटेल्स फिल करने के लिए कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आवासीय स्थायी पता, आपका जो स्थायी पता है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर सेकंड ऑप्शन है पत्र व्यवहार का पता, तो आप इसमें अपना पत्र व्यवहार का पता फिल कर सकते हैं। यदि आपका आवासीय स्थायी पता और पत्र व्यवहार का पता सेम ही है तो आपको इस बॉक्स पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपका सेकंड ऑप्शन में ऑटोमेटिक सेम टू सेम फिल हो जाएगा। और फिर आपका थर्ड ऑप्शन है राशन कार्ड संख्या या परिवार ID, यदि आप फिल करना चाहते तो इसको फिल करिए, नहीं तो थर्ड ऑप्शन किसी के लिए अनिवार्य नहीं है। फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है दिव्यांगता का प्रकार, तो इसमें आप सेलेक्ट पे क्लिक करके आप अपनी दिव्यांगता सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी दिव्यांगता का क्या प्रकार है। और यदि आप किसी भी प्रकार से दिव्यांग नहीं है तो आपको इस ऑप्शन में कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है। तो जितने भी स्टूडेंट किसी भी प्रकार से दिव्यांग है वो यहाँ से अपने दिव्यांगता प्रकार सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद आगे के जो ऑप्शन है वो दिव्यांग स्टूडेंट अपने फिल कर देंगे। और उसके बाद आपका यहाँ जो कैप्चा कोड है इसको इस बॉक्स में फिल कर देना, और फिर आपका जो छोटा सा ये बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। उसके बाद आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर नया इंटरफेस ओपन होकर आएगा, और यहाँ पर अब आपको अपनी बैंक का डिटेल्स फिल करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका बैंक का नेम, तो इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने बैंक का नेम सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके यहाँ पर अल्फाबेट के सीक्वेंस में सभी बैंकों के नेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप स्क्रॉल करके अपनी बैंक का नेम सेलेक्ट कर लें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है आपका जनपद सेलेक्ट करने का कि आपकी बैंक किस जिले में है, वो जिला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है ब्रांच का नेम, तो इस पर क्लिक करके आपको अपनी बैंक का ब्रांच यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप बैंक का ब्रांच सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपका जो 6 ऑप्शन है IFS कोड, ये आपका ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और फिर आपका फोर्थ ऑप्शन है छात्र या छात्रा का बैंक खाता संख्या, तो इसमें आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल कर देना है। और फिफ्थ ऑप्शन में एक बार फिर से अपना वही बैंक अकाउंट का नंबर फिल कर देना है। उसके बाद सेवंथ ऑप्शन है छात्र या छात्रा का बैंक खाता पर अंकित नेम, तो आपका बैंक में क्या नेम है यानी बैंक अकाउंट होल्डर का जो नेम होता है वो आपको अपना नेम वहां पर फिल कर देना है। और ये जो कैप्चा कोड है इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है। और फिर उसके नीचे जो आपका छोटा सा बॉक्स है आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना, और क्लिक करने के बाद ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। फिर आपको इस अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और जैसे आप अपडेट पर क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि आपको अपना शुल्क से संबंधित विवरण फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको पहला ऑप्शन है अनुमोदित वार्षिक नॉन रिफंडेबल अनिवार्य शुल्क, तो इसमें आपको अपना नॉन रिफंडेबल अमाउंट फिल करना है, और इसमें आपको कितना फिल करना है ये आप अपने कॉलेज में पूछ लें, उसके बाद ये आप इसमें फिल करें। और फिर आपका ये जो कैप्चा कोड है इसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। और फिल करने के बाद नीचे आपका ये छोटा सा बॉक्स यहाँ पर है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने गत वर्ष का विवरण फिल करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अब यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है आपका है गत वर्ष का परीक्षा फल, आपने लास्ट ईयर में जो कोर्स या क्लास किया है आपको उसकी डिटेल्स इसमें फिल करना है। जैसे आप BA या BCom या BSc के स्टूडेंट हैं और आपने 12th करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया है तो आपको
यहाँ पर पास सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपका सेकंड ऑप्शन है गत वर्ष की परीक्षा प्रणाली। इसमें आपको वार्षिक परीक्षा प्रणाली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आपने लास्ट ईयर 12th किया है और 12th की वार्षिक परीक्षा प्रणाली होती है। और फिर थर्ड ऑप्शन है गत वर्ष की अंक प्रणाली, तो इसमें भी आपको अपनी अंक प्रणाली में वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि आपने गत वर्ष में 12th पास किया है तो आपको यहाँ पर अंक प्रणाली में वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली फिल कर लेनी है। और उसके बाद आपका फोर्थ ऑप्शन है संस्था द्वारा अंकित पूर्णांक, इसको आपको फिल करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपके कॉलेज वाले फिल करेंगे। और फिर आपका फिफ्थ ऑप्शन है गत वर्ष का प्राप्तांक। इसमें आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर में आपने 12th किया तो 12th में आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको इस बॉक्स में फिल कर देना। उसके बाद आपका सिक्स्थ ऑप्शन है गत वर्ष का पूर्णांक, तो 12th का जो पूर्णांक होता है वो आपका 500 नंबर का होता है, तो आपको यहाँ पर 500 फिल कर देना है। उसके बाद आपका सेवंथ ऑप्शन है गत वर्ष का प्रतिशत, तो आपको यहाँ पर अपना 12th की जो परसेंटेज थी वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी। उसके बाद शिक्षण संस्थान का नाम, तो यहाँ पर आपको शिक्षण संस्थान में 12th आपने किस स्कूल से किया है वो स्कूल यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और फिर आपका जो कैप्चा कोड है इसको आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। उसके बाद नीचे आपका जो छोटा सा बॉक्स है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। फिर आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा और फिर आपको यहाँ पर होम पर क्लिक कर देना है। होम पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरे के सामने ग्रीन टिक बनकर आ गया है कि ये आपका कंप्लीट हो गया है। और आपका फोटो प्रपत्र अपलोड करें, इसके सामने भी आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया कि आपके फोटो अपलोड हो गए हैं। ये आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिक फोटो अपलोड कर लेता है। और उसके बाद उसके नीचे ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें। यदि आपके आवेदन पत्र में कोई आपसे गलती हो गई है तो आप उसको करेक्शन यहाँ पर अभी कर पाएंगे। और फिर उसके नीचे ऑप्शन है आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। और फिर अब आपको यहाँ पर अपने आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या और दूसरा आपका ऑप्शन है आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आप अपने आय प्रमाण पत्र में देखेंगे तो उसमें आपका आवेदन फॉर्म संख्या भी वहां पर आपका एक लिखी हुई होगी और प्रमाण पत्र क्रमांक जो होगा वो भी आपका उसमें लिखा हुआ होगा, वो आपको इन ऑप्शन में फिल कर देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड है इसको इस बॉक्स में फिल कर देना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके आय प्रमाण पत्र की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको ये चेक कर लेना। उसके बाद फिर वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। वेरीफाई इनकम डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ई डिस्ट्रिक्ट डाटा से आय प्रमाण पत्र पर संख्या मिलान सफल। और फिर अब आपको यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र की डिटेल्स फिल करनी है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म संख्या, दूसरा ऑप्शन है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक। तो ये भी आप अपने जाति प्रमाण पत्र में देखेंगे उसमें भी आवेदन फॉर्म संख्या और प्रमाण पत्र का क्रमांक उसमें लिखा हुआ है, वो आपको इन ऑप्शन में फिल कर देना है। और उसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है उपजाति, तो यहाँ पर सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसमें से अपनी उपजाति यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। और फिर आपका जो कैप्चा कोड दिया गया वो आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल कर देना है और फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आय एवं जाति प्रमाणीकरण हेतु के सामने आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया कि ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। फिर उसके नीचे आपको ऑप्शन है प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार प्रमाणीकरण करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका नेम और जन्म तिथि पहले से यहाँ पर शो हो जाएगी। और थर्ड ऑप्शन है आपका आधार जनसांख्यिकी प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, तो आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देना है। और फोर्थ ऑप्शन में भी आपको अपना फिर से आधार नंबर फिल कर देना है। और उसके बाद इस बॉक्स पे यहाँ पे आपको टिक कर देना है, तो ये आपका ब्लू कलर से हो जाएगा। और उसके बाद ये कैप्चा कोड आपको इस बॉक्स में यहाँ पर फिल करके वेरीफाई आधार पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका आधार प्रमाणीकरण भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ग्रीन टिक बनकर आ गया है। और फिर उसके नीचे आपका जो ऑप्शन है एनपीसीआई सत्यापन हेतु, ये भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक अपने आप बनकर आ गया है। और उसके नीचे सीबीएसई बोर्ड रोल नंबर प्रमाणीकरण हेतु भी ग्रीन टिक बनकर आ गया कि आपका ये भी कंप्लीट हो गया है। तो ये दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाते हैं जैसे आपका आधार प्रमाणीकरण हो जाता है, तो ये नीचे के दो ऑप्शन अपने आप ही कंप्लीट हो जाते हैं। और आपके बैंक अकाउंट के एनपीसीआई से मैपिंग कंप्लीट हो गई होगी, तो ये आपका जैसे आधार प्रमाणीकरण करेंगे तो उसके बाद ये अपने आप एनपीसीआई से सत्यापन कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद उसके नीचे आप देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन है जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से आपका आवेदन फॉर्म शो हो जाएगा कि आपने अभी क्या फिल किया। तो इसमें आप सारी डिटेल्स अपनी चेक कर सकते हैं। और उस सबसे ऊपर आपका
प्रिंट दिस पेज का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक करके आपको इसका प्रिंट ले लेना है और उसके बाद आपको अपने कॉलेज में जाना है और वहां पर चेक करवाना है कि आपने इसमें जो भी डिटेल्स फिल की है वो आपने सही फिल की है या फिर इसमें से आपका कोई गलती हो गई है, तो वो आपको बताएंगे। और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है आवेदन पत्र को संशोधित करें, तो आप इस पर क्लिक करके अपने आवेदन फॉर्म को संशोधित कर पाएंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ से जांच हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट ले लें और अपने कॉलेज में चेक करवा लें और फिर आवेदन पत्र को संशोधित करना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करके आप अपने आवेदन फॉर्म को संशोधित कर पाएंगे। और फिर आप यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन है जांच के उपरांत आवेदन पत्र सबमिट करें। संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का प्रिंट 3 बार अवश्य करें। यानी जब आप अपने कॉलेज में आवेदन फॉर्म को चेक करवा लेंगे और यदि करेक्शन करना होगा तो आप करेक्शन कर लेंगे। उसके बाद जांच के उपरांत यहाँ पर कहा गया कि आवेदन पत्र सबमिट करें और उसके बाद इस पर क्लिक करके आपको अपना आवेदन फॉर्म सबमिट करना है और फिर 3 दिन बाद आपको अपने कॉलेज में जमा करने के लिए यहाँ से नीचे फाइनल प्रिंट ले लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे नीचे आपका ऑप्शन है संस्था में जमा करने हेतु आवेदन पत्र प्रिंट करें, तो इस पर क्लिक करना है और आपको फाइनल प्रिंट अपना 3 दिन के बाद ले लेना है और फिर उस प्रिंट को अपने कॉलेज में और कुछ डॉक्यूमेंट के साथ कॉलेज में आपको सबमिट कर देना है और फिर आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। और फिर आपको सबसे नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका एक चेक करंट स्टेटस का ऑप्शन होगा, तो आप अपने लॉगिन के माध्यम से यहाँ पर चेक करंट स्टेटस टाइम टू टाइम पर चेक करते रहिएगा कि कब आपका कॉलेज से फॉरवर्ड हुआ है, फिर आगे की प्रोसेस क्या हुई है, तो ये सारी आप यहाँ पर स्टेटस में चेक कर पाएंगे। और आपके ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट क्या है और आपको स्कॉलरशिप कब तक मिलेगी, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और यदि आपका स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई अदर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या आप इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।